Hello and welcome dear students. Today we will discuss about the topic Rise of Adolf Hitler. So you know that we are discussing the chapter Nazism and Rise of Hitler, which is the third chapter of class 9th history. So in the previous topic I told you about First World War and I gave you a brief introduction about the First World War and how Adolf Hitler's life was associated with First World War. So अगर हम पिछले टॉपिक की बात करेंगे, पिछले टॉपिक में हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने ये देखा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जर्मनी की हार हो जाती है और एडोल्फ हिटलर उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसके साथ साथ मोर ओवर वी कैन से दैट एक ट्रीटी हो जाती है जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं और उस ट्रीटी को भी एडोल्फ हिटलर अनजस्ट ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि जर्मनी में उसके बाद हमने क्या देखा, एडोल्फ हिटलर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसकी वो एक बेस्ट ऑरेटर होते हैं और उसकी जो आइडियोलॉजी होती है उसके आइडियोलॉजी के तहत लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसको फिर क्यों लोग सपोर्ट करते हैं? ठीक है, वो हम वैसे तो मैंने आपको पिछले क्लास में वो थोड़ा सा उसका बताया था, तो आई होप कि आपने वो अंडरस्टैंड किया होगा। आज हम उसकी बायोग्राफी पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि वो किस तरह से जो है पॉपुलर एक पॉपुलर फेम किस तरह से जर्मनी के बने थे। ठीक है, फिर आगे जब हम चलेंगे तो हम पिछले टॉपिक को इसके साथ एसोसिएट करके मिक्स करके मैं आपको क्लियरली बताऊंगा फिर वो किस तरह से एक बड़े एम्परर बनते हैं, एक डिक्टेटर बनते हैं जर्मनी के। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। बेसिकली जब हम बायोग्राफी देखते हैं किसकी, एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी जब हम देखते हैं तो सबसे पहले एडोल्फ हिटलर जो थे ही वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। ठीक, आज इसको ऑस्ट्रिया कहते हैं लेकिन एट दैट टाइम इट वॉज ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ये इकट्ठे था उस टाइम पे, ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया था, एम्पायर था उस वक्त, तो तब वो पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, हाँ आज का ऑस्ट्रिया है, तो तब उसको ऑस्ट्रिया हंगरी या ऑस्ट्रिया हंगरी कहते थे। एंड ही वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 20th अप्रैल इन 1889 में इसकी बर्थ हुई है एंड ही वॉज लेटर ऑन ही वॉज डाइड ऑन 30th अप्रैल 1945। ठीक है, तो वो तो हमें पता है कि वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुआ था, आपको नहीं पता है। ठीक है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हो जाता है इसी हिटलर की वजह से ही वर्ल्ड वार सेकंड हो जाता है। आप खुद देखें 80 मिलियन 90 मिलियन से ज्यादा लोग वर्ल्ड वार सेकंड में मर जाते हैं और वो वर्ल्ड वार सेकंड भी हिटलर की वजह से हो जाता है। मैं वर्ल्ड वार सेकंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट की नहीं। ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड इसी की वजह से हो जाता है और फिर बाद में जब जर्मनी की वर्ल्ड वार सेकंड में भी हार हो जाती है तो उस हार की वजह से फिर 1945 में अपनी बीवी के साथ ये क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। ठीक है, गन शॉट लगाते हैं अपने आप को। तो फिलहाल हमें याद ये रखना है दैट एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया ऑन 20th अप्रैल इन 1889 एंड ही वाज डाइड इन 30th अप्रैल इन 1945। ठीक है, एंड जहां पे ये पैदा हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया तो है, ऑस्ट्रिया तो कंट्री का नाम है, लेकिन विलेज जो था किस गांव में ये पैदा हुए, हाँ उस गांव का नाम क्या है, ब्राउनौ। ठीक है, ब्राउनौ स्पेलिंग मेंशन है, ब्राउनौ, इसके गांव का नाम ब्राउनौ था। ब्राउनौ जो था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस तरह से मैप थोड़ा सा बनाएंगे लिटिल बिट। ठीक है, इस तरह से ये मान लेते हैं ये यहाँ पे जर्मनी है और ये मान लेते हैं ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया है। तो बीच में क्या है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में क्या है, बॉर्डर है ना, इस तरह से, तो बॉर्डर जैसा है ना, तो हम कहेंगे जर्मनी का जो मतलब हम कहेंगे जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ पे ईस्ट में। ठीक है, जर्मनी का जो एक्सट्रीम ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उस गांव का नाम क्या है, ब्राउनौ। ठीक है, तभी मैंने यहां पे क्या लिखा, ब्राउनौ इज द बॉर्डर अक्रॉस जर्मन बावेरिया। ठीक है, हाँ सॉरी, यहां पे थोड़ा सा मैं एडिट करूंगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं ये क्लियर करूंगा फिर से। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, क्लियर हो जाएगा अभी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर इस तरह से हम यहाँ पे मैप बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जर्मनी है और यहाँ पे ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं बीच में है क्या, ये बीच में बॉर्डर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा बॉर्डर, ब्राउनौ इज अ बॉर्डर, वी कैन से ब्राउनौ लाइज, ब्राउनौ कहाँ पे लाई करता है, एट द बॉर्डर अक्रॉस द जर्मन बावेरिया। ठीक है, जर्मनी का जो ये ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट है, यहाँ पे जो जगह है उसको कहते हैं बावेरिया। ठीक है, और जो ऑस्ट्रिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ऑस्ट्रिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, यहां पे हम लेते हैं
उसका नाम है ब्रोनो। ब्रोनो, ठीक है। तो ये आई होप कि क्लियर हुआ होगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, बॉर्डर के लिहाज से देखेंगे, जो जर्मनी का जो हमसाया मतलब हम कह सकते हैं एरिया है ऑस्ट्रिया का, ठीक है, दैट इज ब्रोनो, ठीक है। वहीं पे पैदा हुए थे कौन? एडोल्फ हिटलर। और जर्मनी का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो ईस्टर्न मोस्ट एरिया है, उसको कहते हैं बेवेरिया, ठीक है। तो यहां पे क्यों बेवेरिया का मेंशन किया गया है? इसलिए क्योंकि बेवेरिया जो है वो हमसाया है किसके? हम कह सकते हैं बॉर्डरिंग नेबर है किसके? ब्रोनो के। ब्रोनो जो है, ब्रोनो इज अ विलेज इन ऑस्ट्रिया एंड बेवेरिया इज वी कैन से इट्स अ रीजन इन जर्मनी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। सो मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा फिर से। एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया ऑन 20th अप्रैल 1889 एंड ही वाज डाइड इन 13th अप्रैल 1945। He was born in a village ब्रोनो। ऑस्ट्रिया में पैदा हुए थे ब्रोनो में। ब्रोनो क्या है? ब्रोनो इज एक्चुअली एन एरिया बॉर्डर अक्रॉस जर्मन बेवेरिया, जो कि जर्मनी का जो बेवेरिया एरिया है उसके बिल्कुल नजदीक पड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। ओके, तो पेरेंट्स की बात अगर हम करेंगे, जो एडोल्फ हिटलर थे, इनके पेरेंट्स की बात करेंगे। एलोइस हिटलर इसके फादर थे और इसकी जो मदर थी उसका नाम था क्लारा प्लोजा, ठीक है, या क्लारा पॉल्स आप भी लिख सकते हैं, POLZ है यहाँ पे, POLZ, ठीक है। तो ये इसकी मदर का नाम था क्लारा पॉल्स एंड एलोइस हिटलर जो थे इसके फादर का नाम था, ठीक है। ओके, एंड मोर ओवर जो एडोल्फ हिटलर थे, ही वॉज द फोर्थ ऑफ 6 चिल्ड्रन। ही वॉज द फोर्थ ऑफ 6 चिल्ड्रन, ठीक है। 6 भाई बहन थे ये, ठीक है। तो इनमें से ये 4th वन था, ठीक है। और आपको ये चीज भी याद रखनी, इससे पहले भी इनकी जो मदर थी ऑलरेडी उन्होंने मतलब 1-2 शादियां और भी की थी, ठीक है। तो और भी बच्चे थे लेकिन उनकी डेथ पहले से ही हुई थी, ठीक है। तो ये 4th चिल्ड्रन थे, मतलब 6 बच्चों में से ये 4th वन थे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे क्या मेंशन किया है मैंने कि जो एडोल्फ हिटलर थे, इनके फादर के साथ पहले से ही डिफरेंसेस रहते थे। फादर के साथ डिफरेंसेस रहते थे। फादर के साथ क्यों डिफरेंसेस रहते थे? क्योंकि इनके फादर जो थे ये इसको किस मतलब क्या बनाना चाहते थे? ये चाहते थे मेरा बेटा जो है एडोल्फ हिटलर जो है ये सिविल सर्विस ज्वाइन करे, ठीक है। तो जो कि मतलब हुआ नहीं फिर बाद में, तो दैट इज वाई इनके डिफरेंसेस रहते थे। और मोर इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना, जो एडोल्फ हिटलर थे उनका इंटरेस्ट किस में था, ठीक। या तो वो आर्टिस्ट बनना चाहते थे, पहले तो वो प्रीस्ट बनना चाहते थे, पहले तो उसको मतलब इसमें शौक था प्रीस्ट बनना, और मोर ओवर ये आर्टिस्ट बनना चाहते थे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसके फादर जो थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे सिविल सर्विस में ये जाना चाहिए। तो ये तो डिफरेंस हुई है ना। तो दैट इज वाई हम कहते हैं कि ये एडोल्फ हिटलर जो थे इनके फादर के साथ डिफरेंसेस थे। मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स थे, इनके मदर के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स थे। मदर के साथ क्यों अटैचमेंट्स थे? मैंने पहले ही बताया आपको, इनकी मदर के पहले जो 2-3 बच्चे थे उनकी डेथ ऑलरेडी हुई थी, तो ये 4th चाइल्ड थे। तो दैट्स वाई इनका मतलब बहुत ज्यादा केयर रहता था कि कभी कहीं इसको भी खो ना दो। तो दैट इज वाई इनके साथ अटैचमेंट ज्यादा रहती थी, ठीक है। तो अर्ली लाइफ की बात अगर हम करेंगे, तो अर्ली लाइफ में ये आर्टिस्ट बनना चाहते थे, ठीक है। ही वांट टू बी एन आर्टिस्ट, तो पेंटिंग्स वगैरह ये करते रहते थे। या तो ये पहले तो प्रीस्ट बनना चाहते थे, बाद में जब ये थोड़े से बड़े हुए तो फिर ये उसके आर्ट में इसका इंटरेस्ट देखने को मिला, ठीक है। ओके, अब इसकी फैमिली की बात अगर हम करेंगे, एडोल्फ हिटलर की फैमिली की बात करेंगे, तो इनकी एक अच्छी खासी फैमिली थी, ठीक है। पेरेंट्स का तो मैंने आपको अभी बताया। एडमंड जो थे, याद रखना है आपको, एडमंड इसके लिटिल ब्रदर थे एडमंड। और एडमंड जो थे ना, ये इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, ठीक है। एडमंड इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते, इसके लिए मतलब चीजें लाते थे, बाकी सारी चीजें है ना, केयर जिसको कहते हैं, बहुत ज्यादा इसको था एडोल्फ हिटलर के साथ, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली फिर लेटर ऑन क्या होता है, ये एडमंड जो है इनकी डेथ हो जाती है मीजल्स की वजह से, बीमारी मीजल्स है उसकी वजह से हो जाती है 1900 में। पॉला जो है इसकी लिटिल सिस्टर है, एलोइस जूनियर इसके हाफ ब्रदर थे, ठीक है। एंजेला ओल्ड हाफ सिस्टर थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इसकी फैमिली, तो अच्छी खासी फैमिली थी इनकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली मतलब क्या देखने को यहाँ पे मिलता है एडोल्फ हिटलर की लाइफ में, एडोल्फ हिटलर जो थे ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, है ना, टूट चुके थे। रीजन इसका ये है कि इसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा बिखर गई, ठीक है। कैसे बिखर गई अभी हम देखेंगे। इनके जो फादर थे, इनके फादर वो एक्सपायर हुए, उनकी डेथ हुई। ही वॉज डाइड इन 1903,
ठीक है। 1903 में इनके फादर की डेथ हो गई और इसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। हाँ, हालांकि डिफरेंस तो थे, वो तो है, वो तो मतलब हम कह सकते हैं प्रोफेशन के लिहाज से डिफरेंसेस थे, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो वो ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोते हैं, चुप ही नहीं करते हैं। तो इनकी लाइफ पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली इनका सोर्स क्या था, इकोनॉमिक सोर्स क्या था, इनका फादर ही था, वही इनको पालते थे उस टाइम पे। तो इनके फादर ने किसी भी तरीके से इनको एक स्कूल में, टेक्निकल स्कूल में ज्वाइन किया था, क्योंकि इसके फादर जो थे ना वो इसको अच्छा खासा कुछ बनाना चाहते थे। तो जोर ज़बरदस्ती से, ठीक है, तो इसने टेक्निकल स्कूल ज्वाइन किया था। बट जब इसके फादर की डेथ हो जाती है 1903 में, तो ये फिर क्या करते हैं, इस स्कूल को छोड़ देते हैं। हालांकि उस टाइम पे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो किसी भी तरीके से ये एग्जाम्स में अपेयर हो जाते हैं, हालांकि पास भी हो जाते हैं। पास होने के बाद ये उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक वगैरह भी अच्छे खासे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये होश में आ जाते हैं फिर लाइफ में कभी भी ये ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निकल स्कूल को 16, जब इसकी एज 16 होती है, ये उस स्कूल को छोड़ देते हैं। व्हाई ही लेफ्ट दैट स्कूल? बिकॉज हिज फादर डाइड। जब इसके फादर की डेथ हो जाती है उसके बाद इस स्कूल को ये छोड़ देते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन फिर ठीक नहीं रहती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे आप। अब चलते हैं आगे। अब एक सबसे खतरनाक सा मोड़ इसके लाइफ में आ जाता है जब ये बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हिट हो जाते हैं, जब इसकी मदर की डेथ हो जाती है, ठीक है। इसकी मदर की डेथ हो जाती है 1906 में। 1903 देखिए, 1900 में इसके ब्रदर की डेथ हुई, एडमंड की डेथ हुई, उसके बाद 3 साल बाद फादर की डेथ हुई, उसके और 3 साल बाद मदर की डेथ हुई। तभी मैंने कहा ये लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, क्योंकि इसकी फैमिली में बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 साल के बाद मर रहे थे, दे वर गेटिंग एक्सपायर, ठीक है। मदर की डेथ जब 1906 में हुई तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिज लाइफ, ठीक है। टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि इनकी मदर के साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स थे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। ऐसे ही मतलब गली गली घूमते रहते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है पॉवर्टी। ये मतलब हम कहेंगे इनके पास कुछ था ही नहीं, सोर्स ही नहीं था, काम कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे ही घूमते रहते थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके मतलब कपड़े जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुराने रहते थे, कपड़ों में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी, ठीक है। बहुत लंबे समय तक इनके कपड़े जो है ना ऐसे ही थे, मतलब धोते ही नहीं थे, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। मतलब इतनी ज़्यादा पॉवर्टी इनकी थी, ठीक है। मोरओवर यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि जो एडोल्फ हिटलर थे, जब टेक्निकल स्कूल एज ऑफ 16 में इसने छोड़ दिया था, उसके बाद क्या देखने को मिला, ये बीच बीच में से मतलब क्या करते थे, हिस्ट्री और पॉलिटी को ये पढ़ते थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री एंड पॉलिटी में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है। खासतौर से ये क्या कहते हैं हम इसको, ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, जिन्होंने क्या किया था, जर्मनी को यूनाइट किया था, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हम पढ़ते हैं 10th क्लास में, नेशनलिज्म इन यूरोप में, तो वहाँ पे ऑटोमन बिस्मार्क जो थे वो क्या थे, वो जर्मनी के एक चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उसने जर्मनी को यूनाइट किया था। जो जर्मनी डिफरेंट पार्ट्स में फ्रेगमेंटेड था, डिवाइड था, किंगडम्स में डिवाइड था, उसको यूनाइट करके एक राष्ट्र बनाया था, एक नेशन बनाया था। तो ये उसकी स्टोरीज पढ़ते रहते थे, यूनिफिकेशन इसके ऑटोमन बिस्मार्क की। तो उससे बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड थे। तो और पॉलिटी में भी इसको थोड़ा सा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहा था, मतलब ये पढ़ते रहते थे, वैसे नहीं मतलब एकेडमिक्स में तो बिल्कुल भी ये जीरो थे, मतलब पढ़ाई तो इसके सर के ऊपर से चली जाती थी, लेकिन बाकी चीज़ों में ये इंटरेस्टेड थे। और स्किल्स की बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली स्किल इसका क्या था, ही वॉज द बेस्ट ऑरेटर। ऑरेटर कहते हैं हम स्पीकर को, ठीक है, जिसकी जुबान अच्छी होती है, बोलने वाला होता है, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वो कभी लाइफ में नाकाम नहीं होता है, ठीक है। स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए। तो ये बेस्ट ऑरेटर माने जाते थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, किसी भी तरीके से अब इसकी लाइफ जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, ठीक है। अब एजुकेशन के लिहाज से भी, सोशल इश्यूज़ के लिहाज से भी, इकोनॉमिक इश्यूज़ के लिहाज से भी, हर एक लिहाज से ये इसकी लाइफ डिप्रेस्ड थी। अब किसी भी तरीके से क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ही वॉज रिक्रूटेड एज अनयूजुअल सोल्जर। 1914 में इसको अनयूजुअल सोल्जर के तौर पर रिक्रूट किया जाता है, लेकिन कहां पे, जर्मन आर्मी में, जर्मनी में, ठीक है। अब एक होता है यूजुअल सोल्जर, दूसरा होता है अनयूजुअल सोल्जर। मतलब इसको गन वन नहीं चलाना था, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, अनयूजुअल सोल्जर था। तो फिर इसको किस काम के लिए रखा गया था, चूंकि ये रनर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अच्छा था रनर, मतलब ये दौड़ता अच्छा था, तो इसको क्या रखा गया, एज अ मैसेंजर। मतलब
मैसेजेस पहुंचाने के लिए, है ना, खबरी लाल जैसे बन गया था ये, न्यूज़ मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। जो हाई कमांड्स होते थे, हाई कमांड्स इनके थ्रू मैसेजेस दूसरी जगह तक पहुंचाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे ओवरऑल जो फोन्स कम्युनिकेशन वगैरह जो होते थे वो ज़्यादा उस तरह के नहीं होते थे। सो दैट इज़ वाई अगर हम देखेंगे तो इसको एज अ मैसेंजर रखा गया था। सो एट द एज ऑफ 25, वी कैन से एट द एज ऑफ 25 he was recruited as an unusual soldier in Germany army as a messenger, ठीक है। इसको एक मैसेंजर के तौर पर रखा गया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने वाला, मैंने बताया ना 1914 के वर्ल्ड वार में इसको ये दो बार जख्मी हुए थे, है ना। तो उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। दूसरी बार जब हॉस्पिटलाइज किए थे तब जर्मनी ने वर्ल्ड वार फर्स्ट हार चुके थे, ठीक है। तो इसके काम की वजह से इसको इवन के अवार्ड्स भी दिए गए थे। आयरन क्रॉस एक ब्रेवरी अवार्ड होता है, ठीक है, जो कि उस टाइम पे दिया जाता था वर्ल्ड वार के दौरान। अगर किसी ने कोई खास अच्छा ब्रेवरी का काम किया है अपनी कंट्री के लिए तो उस टाइम पे उसको आयरन क्रॉस दिया जाता था। तो एडोल्फ हिटलर को आयरन क्रॉस भी दिया गया था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एडोल्फ हिटलर जो थे उनको कौन सा अवार्ड दिया गया था, आयरन क्रॉस मिला था, ठीक है। उसके बाद जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो जाता है तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में वो शामिल थे। तो 1918 में वर्ल्ड वार फर्स्ट फिनिश हो जाता है। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट फिनिश होने के बाद जर्मनी को हार मिलती है, ठीक है, इवन की ह्यूमिलेटिंग डिफीट मिलती है विद द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हो जाती है। अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो थे ना वो किन्होंने की थी? वो वहां की आर्मी ने नहीं की थी, वो वहां की गवर्नमेंट ने की थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी? हाँ, मैंने बताया था आपको, वेयमार रिपब्लिक, ठीक है। वेयमार रिपब्लिक उस टाइम पे बनने वाली थी गवर्नमेंट, मतलब वो उस टाइम पे नजरू में थी और बातू में थी, ठीक है। तो दैट इज वाई उसी वेयमार रिपब्लिक ने क्या किया, ट्रीटी की किसके साथ? ट्रीटी की एलाइड पावर्स के साथ, ठीक है। हारते हारते लास्ट पे उन्होंने क्या कहा कि हम क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो वेयमार रिपब्लिक ने एक ट्रीटी की थी, जिस ट्रीटी को हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, वर्साइल्स, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन 1919, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1919 में ही जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हो जाती है तो हिटलर जो थे ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा ये कि ये सेटिस्फाई नहीं थी इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के साथ, इसीलिए उसने कहा अनजस्ट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। और उस टाइम पे मैंने पहले ही आपको बताया जो वेयमार रिपब्लिक थी वो पॉलिटिकल स्टेबल पार्टी नहीं थी। वो वहाँ की जर्मन पॉलिटिक्स को स्टेबल नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी इस ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत वॉर रिप्रेशंस पे करने थे, ठीक है। और मतलब वॉर गिल्ट जो था वो भी जर्मनी को ठहराया गया, उनके जो पार्ट्स थे वो भी छीन लिए गए। सो दैट्स वाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वेयमार रिपब्लिक ठीक नहीं थी। तो जर्मनी को उस टाइम पे जो लोग थे, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, जो लोग थे उनका जो भरोसा था इस वेयमार रिपब्लिक पे वो हट गया था। अब वो मतलब किसी अच्छी पार्टी का वेट कर रहे थे या किसी ऐसे मसीहा का वेट कर रहे थे जो उनको उन प्रॉब्लम से निकाल सकती थी, ठीक है। तो बेस्ट ऑरेटर होने की वजह से उस टाइम पे जो जर्मनी की एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी का नाम एनएसडीपी भी कहते हैं। एनएसडीपी का फुल फॉर्म जो है वो जर्मन लैंग्वेज में, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है जर्मन वर्कर्स पार्टी। उस टाइम पे जो पार्टी थी जर्मन वर्कर्स पार्टी। जर्मन वर्कर्स पार्टी इन्वाइट करते हैं एडोल्फ हिटलर को कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करो, तो वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं 1919 में। उसके बाद इस पार्टी का नाम चेंज किया जाता है एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। पहले आप याद रखेंगे जब उन्होंने ज्वाइन किया पार्टी को उस टाइम पे पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब हाँ उसके बाद वो नाम चेंज कराते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हम मतलब एडोल्फ हिटलर कहते हैं इस पार्टी को कि हमें बहुत सारे रिफॉर्म्स करने हैं, चेंजेस करने हैं, ठीक है। जैसे इस पार्टी का नाम हम चेंज करेंगे, हमारी अपनी आइडियोलॉजी जो है वो चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 1923 में इस पार्टी का नाम फिर से ये चेंज करके नाजी पार्टी रखते हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि नाजिज्म क्या था और नाजी पार्टी क्या थी। मैंने बताया था आपको नाजिज्म वाज एक्चुअली एन आइडियोलॉजी ऑफ नाजी पार्टी। तो मैंने बताया था आपको कि नाजी पार्टी कब बनी थी। नाजी पार्टी तब बनी थी जब हिटलर ने ज्वाइन किया था उसको। उससे पहले वो क्या पार्टी थी? उससे पहले वो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि जर्मनी के अंदर इस नाजिज्म की जो आइडियोलॉजी थी या नाजी पार्टी जो थी ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिली। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसेस किए, जर्मनी को वापस उस लेवल पे लाएंगे, ठीक है। हाँ, जर्मनी को जितने भी हमने हमारे जो लैंड वगैरह है जो छीना गया वो वापस लाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करेंगे, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस कराई इस नाजी पार्टी ने लोगों के साथ। और लोग जो थे ना वो मतलब उस टाइम पे मानने के लिए तैयार भी हो गए,
क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी होती है, अगर उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा आ जाता है आपको कि मैं उस सिचुएशन से निकालूंगा, तो आप उस पर यकीन कर लेते हैं, आप कहते हैं कि शायद ये चेंज है। तो लोगों ने वोट दिया किसके लिए? चेंज के लिए। दे वोटेड फॉर चेंज। ओके, देन मोर ओवर इन 1923 व्हाट हैपन्स, जो हिटलर थे वो क्या करते हैं 1923 में, हिटलर क्या करते हैं, ही ट्राई टू कंट्रोल बावेरिया। मैंने अभी बताया था आपको बावेरिया, मैंने यहाँ पे दो जगहों का नाम लिखा था, बावेरिया एंड मैंने लिखा था ब्रोनो। ब्रोनो वो जगह थी ऑस्ट्रिया के जहां पे हिटलर पैदा हुए थे। बावेरिया जो थे, बावेरिया जर्मनी का ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा था, ठीक है। तो ये इस पे कब्जा करना चाहते थे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी पूछेंगे या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बावेरिया ऑलरेडी जर्मनी का ही हिस्सा है तो ये फिर उस पर क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? क्योंकि बावेरिया अलाइड पावर्स ने छीन लिया था, ये याद रखेंगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। तो ये बावेरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको जेल में भी बहुत टाइम तक डाला जाता है। और जेल में अगर हम देखेंगे इसकी जो मतलब जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ये नहीं बैठते, वहाँ पे ये सोचते रहते हैं। इसके जो सोच विचार होते हैं वो वहाँ पे भी लिखते रहते हैं कि किस तरह से हमें अपनी जर्मनी को आगे ले जाना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आप याद रखेंगे जो हिटलर थे, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी नाजिज्म थी, वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। इसका क्या रीज़न है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, कि क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा खस्ता हुई थी। और इसी टाइम के दौरान जब नाजी पार्टी सामने आती है अपनी आइडियोलॉजी के साथ, नाजिज्म एक आइडियोलॉजी थी, और नाजिज्म जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी में क्या था? उस आइडियोलॉजी में जैसे था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हमारे साथ हुई है वो अनजस्ट ट्रीटी हुई है, वो हम रिवाइव करेंगे। उसके बाद दूसरा कहा था कि हमसे जो ज़मीन छीनी गई वो वापस लाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमारे हैं वो ठीक करेंगे, ठीक है। और इवन की इस नाजी पार्टी की जो आगे आइडियोलॉजी थी, हम नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कि जो नॉन आर्यंस है, यानी कि जिसको हम कहते हैं जो प्योर जर्मन्स नहीं है, जो असल में जर्मनी के रहने वाले नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं, जैसे पोलैंड से आने वाले लोग पॉलिश वहाँ पे थे, जैसे इसी तरह से जिप्सीज थे, इसी तरह से वहाँ पे अगर हम देखेंगे जो जिव्स थे, ठीक है, जो नॉन क्रिश्चियंस कहलाते हैं, जो जिव्स थे, यहूदी वहाँ पे आए थे। और उसके बाद और कौन थे? इंडो जर्मन्स थे, इंडो जर्मन, इंडिया से भी कुछ लोग जर्मनी में गए थे, उनको इंडो जर्मन्स कहते हैं। और कौन लोग थे वहां पे? और वहां पे वो जर्मनी के लोग जिनको हिटलर ने कहा कि ये डिसेबल लोग हैं, ठीक है, दे आर डिसेबल। मान लो फॉर एग्जांपल वो लोग जिनकी एज जो ओल्ड एज में आते थे, ओल्ड एज में जो लोग आते थे, जो इकोनॉमिकली कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, जो कमाने वाले नहीं थे, उनको भी इवन की हिटलर ने कहा कि ये क्या है? ये डिसेबल है, ठीक है। तो इस तरह से उसने इन लोगों को खत्म किया, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई, नॉन आर्यंस जिनको कहते थे, जो असल में जर्मनी के रहने वाले थे उनको कहते थे प्योर जर्मन्स या उनको कहते थे आर्यंस, ठीक है। जो वहां से बाकी देशों से आए थे उनको कहते थे नॉन आर्यंस, ठीक है, उनको नॉन आर्यंस कहते थे या नॉन जर्मन्स उनको कहते थे। तो ये वो भी किस में था? उन लोगों को खत्म करना, उनकी पॉपुलेशन को खत्म करना, ठीक है, वो भी किस में था? वो भी नाजिज्म की आइडियोलॉजी में था, ठीक है, आइडियोलॉजी वो उस सोच में था। और ऐसा क्यों किया हिटलर ने? मतलब उन लोगों को क्यों मारा? तकरीबन 6 मिलियन से ज्यादा लोगों को उसने मारा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि एडोल्फ हिटलर सोचते थे अगर मुझे इकोनॉमिकली अपनी कंट्री को प्रॉस्पर करना है तो सबसे पहले मेरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि मुझे फिर कम लोगों को खिलाना है। और पॉपुलेशन को कम करने का एक ही तरीका है, पॉपुलेशन को, जो जिंदा लोग हैं उनको तो मारना ही है ना, तब जाके पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो उसके लिए उसने मेथड ढूंढा, कहा कि जो हमारे असली यहाँ के जर्मनी के लोग रहने वाले हैं, जिनको प्योर जर्मन्स कहते हैं या आर्यंस कहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे रहेंगे। बाकी जो भी नॉन आर्यंस है, जो भी नॉन जर्मन्स है, पॉलिश है, जिप्सीज है, इसी तरह से जीव्स है, इसी तरह से इंडो जर्मन्स है, या इसी तरह से जो वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया जर्मन डिसेबल्स है, जर्मनी के रहने वाले लेकिन डिसेबल्स, ठीक है। कहा कि ये सब लोग जो है इनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, उनको मार दिया गया, ठीक है। किस तरह से मारा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो मैंने आपको आज पढ़ाया कि एडोल्फ हिटलर का जो राइज था, किस तरह से वो एक पावरफुल लीडर के तौर पर सामने आए, एक डिक्टेटर के तौर पर सामने आए जर्मनी के अंदर। और उसके लिए हमने उसकी बायोग्राफी भी पढ़ी और थोड़ा सा हमने पढ़ा कि किस तरह से उसने लेटर ऑन पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन
कर ली। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेटर ऑन आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।